गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर एनसीईआरटी 11th क्लास का महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। स्कूल की दृष्टि से भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर कोई नेट की तैयारी कर रहा है तो उस स्टूडेंट के लिए भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो पहला पार्ट है नेट के सिलेबस का उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का, उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा महाद्वीपीय प्रवाह है। तो हम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें तो वो बेस्ट है हमारे लिए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो हमें देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप हैं और बाकी जो बच जाता है यानी कि 71% पर हमारे क्या हैं, महासागर हैं। यहाँ पर हम महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में पढ़ रहे हैं कि महाद्वीपों का प्रवाह यानी कि खिसकाव किस तरीके से हुआ था। अगर हम देखें तो सारे महाद्वीप पहले हमारे एक साथ जुड़े हुए थे और सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। इस बारे में जो कहने वाले सबसे पहले जो भूगोलवेत्ता हुए थे या मानचित्रवेत्ता जिन्हें हम कहें, तो 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता थे, अब्राहम ऑर्टेलियस। इन्होंने सब प्रथम कहा था कि सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए हैं। ये संभावना इन्होंने व्यक्त की थी, सिर्फ इन्होंने एक संभावना व्यक्त की थी कि सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद एक और भूगोलवेत्ता हुए हैं, एंटोनिया पेलेग्रिनी। इन्होंने एक मानचित्र बनाया था जिसमें इन्होंने 3 महाद्वीपों को एक साथ जोड़कर दिखाया था। यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कि तीनों महाद्वीपों को एक साथ इकट्ठा करके इन्होंने दिखाया था। किसने? एंटोनियो पेलेग्रिनी ने। उसके बाद एक भूगोलवेत्ता हुए हैं, जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने एक बहुत प्रचलित सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में इन्होंने दिया था और ये महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित है। देखो, जो वेगनर हुए थे उन्होंने कहा था कि सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। पहले कार्बोनीफेरस युग में इनका विभाजन हुआ, उससे पहले सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। आज हम महाद्वीपों का जो वितरण देखते हैं, पहले वो वितरण नहीं था कि सभी महाद्वीप इस तरीके से, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इसी से जुड़ा हुआ, इधर यूरोप इसी से जुड़ा हुआ, अफ्रीका जुड़ा हुआ, इधर ही यहाँ पर अंटार्कटिका जुड़ा हुआ, इस तरीके से सभी महाद्वीप थे। और ये सारे महाद्वीप हो गए हमारे, और इसके चारों तरफ ये जो महासागर था इसको पैंथालासा कहा जाता था। और ये महाद्वीपों का जो सारा क्रम था उसको हम क्या कहते थे? उसको हम कहते थे पेंजिया। ये सारा पेंजिया कहलाते थे, सारे महाद्वीप, सारे भूखंड जो एक साथ जुड़े हुए थे। पेंजिया का यहाँ पर अर्थ था कि संपूर्ण पृथ्वी, क्योंकि जब सारे महाद्वीप उसमें आ गए हैं तो वो संपूर्ण पृथ्वी ही कहलाएंगे। ठीक है। इन्होंने एक संकल्पना दी थी कि सभी महाद्वीप एक भूखंड के साथ जुड़े हुए हैं और इस बड़े महाद्वीप को क्या कहा गया था? पेंजिया कहा गया था। और इस पेंजिया का अर्थ था संपूर्ण पृथ्वी। इस पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर था, ये जो मैं यहाँ बता रही हूँ चित्र में, एक विशाल महासागर था। ये रहा यहाँ पर, इसको हम देख सकते हैं, ये चारों तरफ वाला, ये हमारा कहलाता था पैंथालासा। और इस पैंथालासा का मतलब था कि जल ही जल, क्योंकि चारों तरफ जब महासागर है तो जल ही जल था। ठीक है। और फिर कार्बोनीफेरस युग में क्या हुआ? लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इसका विभाजन हुआ। यहाँ हम देख सकते हैं 20 करोड़ वर्ष पहले। तो 20 करोड़ वर्ष पहले जो युग आया था वो था कार्बोनीफेरस युग। फिर ये पेंजिया 2 हिस्सों में टूट गया, यानी इसका ऊपर वाला भाग लॉरेशिया कहलाया और नीचे वाला भाग गोंडवानालैंड कहलाया। उसके बाद इनके भी विभाजन हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेंजिया पहले 2 बड़े खंडों में टूटा था, लॉरेशिया और गोंडवानालैंड में टूटा था। उसके बाद ये उत्तर और दक्षिण भूखंडों में और धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ता गया था। यहाँ हम महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण पढ़ेंगे कि हम कैसे कह सकते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। तो यहाँ पर हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके पक्ष में क्या क्या प्रमाण हैं। तो महाद्वीपों में साम्यता, तो सबसे पहले एक विद्वान हुए हैं बुलर्ड 1964 में। उन्होंने कहा, उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से यहाँ पर अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। सबसे पहले किसने किया था?
बुलर्ड एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से उन्होंने अटलांटिक के दोनों तटों को जोड़ने का प्रयास किया था। तो उन्होंने एक मानचित्र इस तरीके से तैयार किया था 1964 में। आगे हम देखते हैं कि ये तो उनको बताता है कि कभी ये तट जुड़े हुए थे। इससे हमें ये पता चलता है कि ये तट वास्तव में कभी जुड़े हुए थे। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। आज हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर हमारा यूरोप और एशिया वाला हिस्सा है और इधर हमारा अफ्रीका है। तो यहाँ आजकल एक महासागर बना हुआ है जिसे हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि महासागरों के पार की चट्टानों की आयु में समानता, यानी कि इधर वाली जो चट्टानें हैं इधर जो मिलती हैं और इधर जो चट्टानें मिलती हैं उनमें बहुत साम्यता मिलती है। इससे पता चलता है कि ये कभी वास्तव में आपस में पहले जुड़े हुए थे। आगे हम देख सकते हैं टिलाइट। टिलाइट का यहाँ पर जिक्र हुआ है। टिलाइट क्या होता है, तो यहाँ एक छोटा प्रश्न हमसे पूछ लिया जाता है कि टिलाइट क्या है। तो हिमानी निक्षेपण से जो चट्टानें, अवसादी चट्टानें निर्मित होती हैं उन्हें हम टिलाइट कहते हैं। तो टिलाइट के बारे में अगर हम देख लें तो भारत के अतिरिक्त, जो से भारत में तो हमारे ये मिलती ही हैं, इसके अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में भी टिलाइट चट्टानें पाई जाती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये और इधर वाले स्थलखंड कभी आपस में जुड़े हुए थे। यहाँ महाद्वीपों के विस्थापन सिद्धांत में इनके पक्ष में प्रमाण पड़ रहे हैं जो इस चीज़ को प्रूव करेगा कि ये कभी आपस में जुड़े हुए थे। प्लेसर निक्षेप अगर हम देखें तो घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति और उद्गम भी आश्चर्यचकित बात है कि ब्राज़ील का पठार जो हमारे इधर दक्षिणी अमेरिका में है यहाँ पर, और घाना हमारा इधर अफ्रीका में है, तो यहाँ पर भी सोने के निक्षेप मिलते हैं। यहाँ सोने के निक्षेप मिलते हैं और इधर भी मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि सेम एक जैसे सोने के निक्षेप मिलते हैं, इसका मतलब ये तट आपस में कभी जुड़े हुए थे। तो प्लेसर निक्षेप भी इस चीज़ को प्रमाणित करता है। आगे अगर हम देखें तो जीवाश्मों का वितरण, तो जीवाश्मों को देखें हम तो इस तरीके की समानता यहाँ भी मिलती है कि एक लेमूर नाम का जीव है जो कि भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलता है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलाखंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा है, क्योंकि जो भारत और मेडागास्कर में मिल रहे हैं वो अफ्रीका में भी मिल रहे हैं। तो इससे मतलब पता चल रहा है कि ये वास्तव में कभी आपस में जुड़े हुए थे। वैसे अगर हम देखें तो आज इनके बीच में जो अंतर है केप के मध्य और केप के मध्य से मतलब है कि यहाँ हमसे कह रहा है, अभी मैं बताती हूँ कि इसका मतलब है केप प्रांत, यानी कि हमारा जो अफ्रीका का दक्षिणतम हिस्सा है ये केप, जिसे हम जिसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी वाला, जिसे हम केप ऑफ गुड होप यानी कि आशा अंतरीप के नाम से भी जानते हैं, उसमें और ब्राज़ील का पठार जो इधर है इसके बीच में आज 4800 किलोमीटर का अंतर है। लेकिन एक समय था कि जब यहाँ के जीवों में और इधर के जीवों में जो समानता मिल रही है, चट्टानों में समानता मिल रही है, सोने के निक्षेप समांतर मिल रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि ये सभी कभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। अब प्रवाह संबंधी बलों के बारे में देख लेते हैं कि महाद्वीपों का प्रवाह यानी उनके विस्थापन के पीछे क्या कारण थे। तो दो प्रकार के बल वैगनर ने यहाँ पर बताए हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन दो प्रकार के बलों के कारण हुआ था। एक तो था पोलर या ध्रुवीय बल, जिसे कि हम पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित मानते हैं, और हम देखते हैं कि पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, भूमध्य रेखा पर से इस तरीके से उभार लिए हुए है। तो भूमध्य रेखा पर ये जो उभार है वो किस कारण से है, तो ये उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण से है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ध्रुवीय फ्लीइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है और पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है वरन भूमध्य रेखा पर से उभरी हुई है। और इस उभार का कारण क्या है, इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन। आगे हम देखें तो एक दूसरा बल जो वैगनर ने बताया है वो है ज्वारीय बल, और ज्वारीय बल के कारण हम जानते हैं कि ज्वार भाटा जो हमारा उत्पन्न होता है तो ये सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। आगे हम देखें तो यहाँ हम एक संवहन धारा सिद्धांत के बारे में भी पढ़ेंगे। तो संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया है, तो संवहन धारा सिद्धांत देने वाले जो विद्वान हैं वो हैं हमारे आर्थर होम्स। 1930 के दशक में इन्होंने संवहनी धारा सिद्धांत दिया है, और इसमें इन्होंने कहा है कि ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न तापीय भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। इस तरीके से इन्होंने इसके बारे में ये कथन कहा है।
यहाँ पर हम महाद्वीपों को पेंजिया के क्रम में देख सकते हैं कि यहाँ हमें दिख रहा है हमारा उत्तरी अमेरिका, यहाँ हमारा दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा यूरेशिया हो गया यानी यूरोप और एशिया वाला हिस्सा, इधर हमारा अफ्रीका हो गया, यहाँ अंटार्कटिका हो गया, यहाँ भारत हो गया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये सारा हमारा क्या कहलाता था, पहले पेंजिया कहलाता था। इसको हम पूरे सम्मिलित रूप से पेंजिया कहते थे। और इसके चारों तरफ जो महासागर था वो था पैंथालासा। ये देख सकते हैं हम ब्लू कलर में जो हमें दिखा रखा है, ये सारा हमारा पैंथालासा कहलाता था। आगे हम देखते हैं कुछ और चित्रों के द्वारा कि कैसे कैसे महाद्वीप हमारे अलग अलग हुए हैं। एक चित्र और यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। ऊपर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो चित्र है उसमें पेंजिया दिखाया गया है और इस तरीके से सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए हैं। और ब्लू कलर में जो हमें दिख रहा है वो सारा हमारा पैंथालासा महासागर है। फिर देखो हम अगले उसमें देखते हैं तो यहाँ पर हमारा लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, दो भागों में पेंजिया का विभाजन हुआ है। ऊपर वाला उत्तरी भाग लॉरेशिया और नीचे वाला हमारा जो कहलाता है गोंडवाना लैंड कहलाता है। उसके बाद धीरे धीरे हम विभाजन देख सकते हैं कि नीचे वाले हिस्से भी टूटना शुरू हो गए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं धीरे धीरे और विभाजन हुआ है। उसके बाद यहाँ हम एक और विभाजन नीचे देख सकते हैं, उसमें हमारा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है वो पश्चिम की ओर प्रवाह हो रहा है। अगर हमसे यहाँ पूछा जाए कि पश्चिम की ओर जो प्रवाह का क्या कारण है, महाद्वीपों का पश्चिम में प्रवाह हो रहा है, तो उसका कारण सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि वो धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसक रहे हैं। महाद्वीप आज भी जो आज स्थिति में हैं आने वाले समय में इस स्थिति में नहीं रहेंगे क्योंकि उनका लगातार खिसकाव हो रहा है। यहाँ पर हमने पढ़ा वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कहाँ पर कैसे पूछी जाती हैं, कौन सी पूछी जाती हैं, वो चीज़ें ही मैंने यहाँ पर पढ़ाई हैं। ओके, थैंक यू।